हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट का चौथा लेक्चर। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। 70वीं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने चौथा लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। 120 सवाल स्टैटिक जीके से संबंधित रहेगा और 30 सवाल जो है करंट अफेयर, जो कि 2024 का करंट अफेयर 16 फरवरी के 2024 का करंट अफेयर 30 सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। 150 सवाल लेके आया हूँ, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से झोली भर के ले जाइएगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 150 सवाल लेके आया हूँ, और अगर हाँ पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। पहला सवाल, ठीक है, और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है, सवाल लेकिन निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन सत्य हमें बताना है। ये सबसे पहले बता रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वह तिथि यानी डेट और साल जो है पुराने चीज को हो, वह तिथि निर्धारण करने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो पहला वाला सही बता रहा है। दूसरा, रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों तक होता है। बिल्कुल सही है, 10,000 वर्षों तक के जीवन काल को यह जांच कर सकता है। तीसरा, रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं के काल निर्धारित कर सकता है। बिल्कुल यही बात दोहराई गई। तीसरा, मृत वस्तुओं में भी कार्बन 14 के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है। तो याद रखना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृत वस्तुओं में रेडियो कार्बन की मात्रा लगातार घटती रहती है। याद रखना है, लगातार घटती रहती है, और यह मात्रा समान अनुपात में घटती है, असमान में नहीं। मतलब यह वाला गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। टोटल 150 सवाल रहेगा, और 150 हम लोग एक्स्ट्रा सवाल जीके स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल जानेंगे, और 30 सवाल हम लोग बिहार हो या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित, जो कि बीपीएससी 70वीं में हमें प्रॉफिट मिलने वाले। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दूसरा नंबर सवाल, ये जो सेट प्रैक्टिस है वह एडुटेरिया का बुक है, उसी का चौथा नंबर सेट प्रैक्टिस है। शिलालेखों एवं अन्य पुराने अवलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही कांटाप सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल। शिलालेखों, हिस्ट्री का ये सवाल पूछा गया है। मतलब यह जो है ना, हिस्ट्री और साइंस का मिला हुआ सवाल है। तो शिलालेख और उसके अभिलेख की जानकारी हमें कहाँ से मिलती थी? यार ना, पैलियोग्राफी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैलियोग्राफी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर सवाल, रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना है। सबसे पहले बता रहे हैं कि भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के थे। ये आमतौर पर ईसवा पूर्व 3री शताब्दी में कौन सी लिपि और कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये बहुत ही शानदार। तो याद रखना है, आमतौर पर जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई वह ब्राह्मणी और प्राकृत भाषा, ब्राह्मणी लिपि थी और प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है, प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी भाषा थी, सॉरी ब्राह्मणी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा जा सका था? बहुत ही कंटाप सवाल। सर्वप्रथम जो है अशोक के शिलालेख जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप 1837। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। 5 नंबर सवाल है। सबसे पहले बता रहा है कि शूल्व सूत्र जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना, शूल्व सूत्र जो है वह गणित और ज्यामितीय से संबंधित है, ठीक है। मतलब 1 का 2 हो जाएगा, गणित और ज्यामितीय से संबंधित है शूल्व सूत्र।
स्रोत सूत्र जो है वह किससे संबंधित है? तो यार राज्याभिषेक समारोह से संबंधित है। राज्याभिषेक समारोह से स्रोत सूत्र बच गया। गृह सूत्र जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, मतलब 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 और 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। सवाल बहुत ही कंटाप सवाल लेके आए हैं और 150 सवाल रहेगा। जरूर वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जरूर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। छठा नंबर सवाल है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही बेसिक नॉलेज यह हो गया, बहुत ही बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो याद रखना कुल वेदांग 6 होते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि 6 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो होती है शिक्षा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा होती है एक, उसके बाद होती है व्याकरण। ठीक है, शिक्षा व्याकरण निरुक्त, शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद। ठीक है, शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और कल्प। ठीक है, ये सब याद रखना है। 6 जो है क्या है? वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल। दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों और हथियारों तथा अन्य सामग्रियों को के साथ दफना गया। यह ज़्यादातर किस युग में मिला है? तो याद रखना ये जो सारे युग में मिला है वह युग का नाम है मेगालिथ। मेगालिथ काल में जो है यह खुदाई के दौरान दक्षिण भारत में जो है वह मेगालिथ संस्कृति के आधार पर यहाँ के लोगों को जो दफनाया गया था उसके दफनाने के साथ साथ लाश के साथ साथ औजार हथियार और अन्य सामग्री मिली है। ठीक है, तो याद रखना है कौन से युग में? तो याद रखना मेगालिथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं 8 नंबर सवाल। सूची 1 को नवपाषाण कालीन है, सूची 2 अवस्थिति है। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थिति और अभी हाल ही में वह कहाँ स्थित है, तो ये हमें सूची से 1 2 को मिलाना। सबसे पहले बता रहा है कि चिरांद कहाँ स्थित है, तो यह रखना चिरांद जो है ना बिहार में स्थित है। ठीक है, चिरांद जो है बिहार में स्थित है। अगला है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? तो याद रखना कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उतनूर। उतनूर कहाँ स्थित है? तो याद रखना उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हो गया पिकलिहल। पिकलिहल कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो फिर से हम लोग याद कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बिहार। चिरांद कहाँ है? बिहार में। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, कोल्डिहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और पिकलिहल कहाँ है? तो याद रखना है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो 3 4 1 2 5 हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 1 2 5, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पे हमें सत्य को ढूंढना है। सत्य कौन सा सही बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व के 7वीं ईसा पूर्व के शरदात्री के आसपास की शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल ये सही है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो नवपाषाण युग ना 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही मानी जाती है, तो पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बता रहा है कि नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी बस्तियों, नवपाषाण काल के लोग जो है पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियां स्थापित करने में सफल रहे थे। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। याद रखना है पहाड़ी दूर बस्तियों में नहीं रहते थे। याद रखना है वे अपनी पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियों में नहीं स्थापित रखते थे, वही आसपास ही रखते थे। ठीक है, तो यहाँ दूर हो गया इसलिए यह गलत हो जा रहा है। केवल एक ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में पाया गया है। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही कंटाप सवाल। उन जगह के नाम हमें बताना है जहां नवपाषाण कालीन के हड्डी और औजार बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। तो याद रखना है यह जो जगह है वह बुर्ज होम और चिरांद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम कहाँ? तो याद रखना जम्मू कश्मीर। चिरांद कहाँ? तो याद रखना बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनवार बिहार किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल बीपीएससी के हिसाब से। सेनवार बिहार जो है नवपाषाण कालीन स्थल है, यह जो है कहाँ स्थित है? तो यह रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहतास जिले में स्थित है। अच्छा, चिरांद जो हम लोग पढ़े वह कौन से जिले में स्थित है? तो यह रखना सारण जिले में स्थित है। ठीक है, सारण जिले में स्थित है चिरांद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिला है? बहुत ही कंटाप सवाल, बीवीआई सवाल। मतलब जो मृतक थे उसके साथ साथ पालतू कुत्ते के भी दफनाने का अंश मिला है। यह किस क्षेत्र में मिला है? तो यह रखना है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, एक बुर्ज होम क्षेत्र, वहीं पर मिली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बुर्ज होम क्षेत्र में जो है कब्रों में जो है मृतक के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बुर्ज होम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। ताम्रपाषाण कालूनीकरण के आधार पे हमें बताना है कि कौन से काल सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले कायथा ताम्रपाषाण संस्कृति, यह 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच माना गया ताम्रपाषाण संस्कृति। उसके बाद बता रहा है जोरवे संस्कृति, यह जोरवे संस्कृति लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व तक माना गया। ठीक है, जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व माना गया है। तीसरा बता रहा है अहर ताम्रपाषाण, यह जो है यह 2100 से 1500 के दौरान मानी गई है, 2100 से 1500 के बीच मानी गई है। चौथा है मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति जो आपका हो रहा है वह 1700 से 1200 के दौरान। ठीक है, 1700 से 1200 के दौरान। तो सबसे पहले कौन से हो जा रहे हैं? तो याद रखना सबसे पहले आपका हो जा रहा है 2100, जब सबसे बड़ा है यहाँ सबसे छोटा वही हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा सी। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ए। ठीक है, सी ए, उसके बाद हो जाएगा सी ए, उसके बाद डी। ठीक है, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद बी। तो सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व में जो है आपका वर्ष उल्टी में गिनती होता है, इसीलिए यह उल्टा चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल और उसकी अवस्थिति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 14 नंबर सवाल हम लोग को सबसे पहले बता रहा है कि पांडुजार धीबी यह किस राज्य में स्थित है? तो यह रखना पांडुजार धीबी जो है वह राजस्थान में स्थित है। जगह का नाम एकदम हमेशा याद रखना। अगला सवाल गणेश्वर, गणेश्वर जो है कहाँ स्थित है? तो यह रखना गणेश्वर जो है वह आपका राजस्थान, गणेश्वर राजस्थान में, एक्सट्रीमली सॉरी, गणेश्वर राजस्थान में स्थित है। और पांडुराजर धीरी यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, धीबी पश्चिम बंगाल और गणेश्वर राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं एरन, एरन कहाँ स्थित है? यार एरन मध्य प्रदेश में स्थित है, एरन मध्य प्रदेश में स्थित है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो यार इनाम गांव जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 1, 3 4 5 1। ठीक है, ढूंढते हैं कहाँ 3 4 5 1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। ठीक है, कथन हमें कौन सही बता रहा है यही हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति का विकास परवरा नदी के किनारे हुआ था। बिल्कुल ये सही बता रहा है, परवरा नदी के किनारे ही जोरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जोरवे संस्कृति का विकास जो है वह 2000 से लेकर 1800 ईस्वी बिल्कुल गलत हो जा रहा है। अब भी हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे जोरवे संस्कृति जो है वह 1400 से 700 के बीच हुआ था। 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच के दौरान हुई थी, मतलब दूसरा गलत हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा इस संस्कृति का दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान है। बिल्कुल सही है, दक्षिण के नवपाषाण काल का भी संस्कृति इस जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। तीसरा चौथा बता रहा है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है वह कहाँ है? तो याद रखना है नेवासा। बिल्कुल गलत है, नेवासा नहीं दैमाबाद है, नेवासा नहीं है, याद रखना है
जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल देमा बांध है, मतलब 4 भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल रही होगी वो बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली है। और अब सोचिए 14-15 सवाल में हमें बहुत सारे कंटेंट भी याद हो गए होंगे। सोचिए 150 सवाल में कितने याद होंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवाल हमेशा इसी तरह नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मतलब आपके साथ जुड़ा रहूँगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 16 नंबर सवाल है कि किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि उत्पादन में बहुतायत में किया जाता है। मतलब कौन से ताम्रपाषाण कालीन स्थल में यह जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नवदा टोली, नवदा टोली जो है यह बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। नवदा टोली में जो है यह बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल, मतलब 3 को ऐसे क्षेत्र है जो ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र है और बिहार से संबंधित है। तो याद रखना है कौन सा बिहार से संबंधित है। सेनवार बिहार से संबंधित, सोनपुर बिहार से, तो जगह एकदम पॉपुलर जगह। ताराडी ये भी है, खेरडी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, खेराडी नहीं है। ठीक है, याद रखना है खेराडी नहीं है। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग आते हैं। सवाल हम लोग फिर आ गया कथन और कारण पे हमको जिक्र करना है। कथन और कारण के आधार पर हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि ताम्रपाषाण कालीन अब के लोग जो है मवेशी, ताम्रपाषाण कालीन के लोग भेड़, बकरी आदि पालतू थे और उसके उन्हें आंगन में बांधते थे। बिल्कुल ये सही है। ताम्रपाषाण कालीन के लोग जो है ना मवेशी को अपने आंगन में बांधते थे, और उसका मवेशी कौन कौन था, तो भेड़ और बकरी। तो बिल्कुल कथन सही है। दूसरा बता रहा है कि उन जानवरों का उपयोग दूध और गव्य स्थानों के लिए किया जाता था। तो ये जो गव्य स्थान बता रहे हैं ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। दूध तो है लेकिन गव्य स्थान नहीं, वो गव्य उत्पादक के लिए नहीं है। मतलब ये जो है आर गलत हो जा रहा है, कारण गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें जो है सत्य के बारे में ढूंढना है। बहुत ही यहाँ से शानदार सवाल आपको मिलेगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सवाल हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा कथन सत्य बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ जो है उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। दूसरा बता रहा है कि अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा सभ्यता स्थल खोजे जा चुके हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता निकल चुकी है। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब तीनों सही है। चौथा देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो सिंध प्रांत में नहीं स्थित है, याद रखना यह पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत में नहीं है। ठीक है, याद रखना ये पंजाब प्रांत में स्थित है, नॉट सिंध प्रांत। ये सब जहन में एकदम बैठा लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल 4 खाली गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जगह और उसके स्थान राज्य से संबंधित। कालीबंगा कहाँ है, तो बिल्कुल कालीबंगा जोते हुए खेत मिले थे, याद रखना यह राजस्थान में स्थित है। दूसरा बनावली कहाँ है, तो बिल्कुल यह हरियाणा में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है। तीसरा आलमगीरपुर, यह तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, सबसे ईस्ट जोन यही है। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में स्थित है, गुजरात के स्टेडियम पाया गया था धोलावीरा में। और दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, जोरा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद ही है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो फिर हम लोग याद करते हैं कालीबंगा। ठीक है, काली चूड़ी पाई गई थी, जुते हुए खेत के अंश पाए गए थे। ठीक है, कालीबंगा ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना है, याद रखना यह कहाँ स्थित है, तो याद रखना यह जो है आपका राजस्थान में स्थित है। मतलब सबसे पहले 3 आ जा रहा है। ठीक है, 3 आ जा रहा है। उसके बाद हो गया बनावली हरियाणा में स्थित है, मतलब 4 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, वह 1 आ जा रहा है। उसके बाद धौलावीरा गुजरात में यह 2 आ रहा है। फिर आपका हो जाएगा 5, मतलब 3, 4, 1, 2, 5। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है 3, 4, 1, 2, 5। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, मोहनजोदड़ो से संबंधित सवाल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही डीपली सवाल है। सोचिए पीपीएससी में ऐसे डीपली डीपली सवाल पूछाता था, कोई भी चीज़ हलवा नहीं है, बहुत ही शानदार, यहाँ से एकदम बेसिक नॉलेज ही पूछा जाएगा। और सवाल है कि मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? तो याद रखना है परिमाप जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11.88 मीटर लंबाई था, 7.01 मीटर चौड़ाई था, उसके बाद जो है 2.43 मीटर जो है गहराई था। ठीक है, 11.88 लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 गहराई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि रिक्त स्थानों को हमें भरना है। सबसे पहले बता रहा है कालीबंगा के कौन से हिस्से में ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नगार के लिए किया गया था? ईंटों के चबूतरे कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। तो कालीबंगा के कौन से क्षेत्र में यह स्थित है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र का कालीबंगा के दक्षिणी क्षेत्र में जो है ईंटों के चबूतरे पाए गए। ठीक है, और यह जो है अन्नागार मतलब अन्न, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, उसको रखने की व्यवस्था इसी चबूतरे में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? बहुत ही शानदार सवाल। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता की मानी जाती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हर सवाल हर एग्जाम में लगभग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सवाल है, मतलब 99% ये सवाल पूछे की संभावना है। ठीक है, तो एकदम जहन में बैठा लेना है, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। ये भी सवाल बहुत शानदार। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी? लिपि की खोज कब हुआ था? तो याद रखना है लिपि की खोज जो है 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में जो है यह हड़प्पा सभ्यता की लिपि की शुरुआत, मतलब ऐतिहासिक रूप से इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है मेसोपोटामिया ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों को मेलुहा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेलुहा कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सिंग वाले सिर के एक योगी का मुद्रा चिन्हित किया गया है, जिनके पास कुछ पशुओं के चित्र भी है, और उन पशुओं में किस पशु का चित्र जो है मोहरों में नहीं था। मतलब 3 जो है इसके मुहर में ठप्पा जो मारते हैं ना मुहर, उसमें 3 जानवरों का चित्र था। अब 3 जानवरों के चित्र जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वह कौन सा जानवर का चित्र नहीं था? तो बिल्कुल उस समय बेल की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बेल नहीं था, बाकी हिरन था, हाथी था, गेंडा था, सभी था, लेकिन बेल यहाँ पे मोहरों में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो याद रखना है जो अर्धनग्न महिला मूर्ति नर्तकी जो डांस करती हुई महिला की एक मूर्ति पाई गई है, यह जो है हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। आर्य शब्द किस बात का संकेतक है? बहुत ही शानदार सवाल। आर्य शब्द जो है वह किस बात का संकेतक है? तो याद रखना यह जो एक सांस्कृतिक सामुदायिक का संकेतक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सूची 1 जहां भारोपीय भाषा से संबंधित, और सूची 2 जो है उसका स्थान से संबंधित सवाल हमें जानना है। 29 का सवाल।
सवाल बता रहा है, फिर हमको मिलान करना है। सबसे पहले कास्मित अभिलेख, कास्मित अभिलेख जो है वह इराक से संबंधित है, इराक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा हित्तित अभिलेख, हित्तित अभिलेख जो है तुर्की क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा बता रहा है मितानी अभिलेख, यह सीरिया क्षेत्र से संबंधित है। मतलब सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 4, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है, ठीक है। सबसे पहले कथन हमको पढ़ना है। कथन बता रहा है कि इंडो आयरन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहा था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इंडो आर्यन के पास अश्वयुक्त रथ और कवच वर्मन बेहतर हथियार थे, बिल्कुल ये भी सही है। कारण बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। कारण एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ जच गया है, तो बिल्कुल कारण जो है वह कथन का बहुत ही शानदार व्याख्या कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। निम्नलिखित ऋग्वेद संस्थाओं पर विचार करें। अब हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल बता रहा है कि कौन सा कथन जो है उपरोक्त में से किन कथन में महिला भाग लेती थी, ठीक है। ऋग्वेदी संस्था थी और इसमें कौन से जगह पे किस संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी। तो सबसे पहले बता रहा है सभा में, तो बिल्कुल सभा में महिलाएं भाग लेती थी। उसके बाद बता रहा है समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। विद्य में महिलाएं भाग लेती थी, ठीक है। उसके बाद गण में भी नहीं लेती थी। मतलब 1 और 3 कहाँ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभा और विद्य में दोनों संस्थाओं के ऋग्वेदिक संस्थाओं में महिलाएं भाग लेती थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? बहुत ही शानदार सवाल। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो याद रखना है 10वें अध्याय में आया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वें अध्याय में पाया गया है। ये बहुत ही शानदार सवाल है, पीवीआई सवाल। अगला सवाल 33 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? बहुत ही कंटाप सवाल। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसे उल्लेख मिला है? तो याद रखना वरुण को मिला है जल की देवता ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल बीपीएससी की है, और अब तक जितने भी 69 बीपीएससी हो गया है, यहाँ से जितने भी हिस्ट्री से संबंधित सवाल हो वो धीरे धीरे हम लोग फिर बहुत ही शानदार सवाल देखेंगे। वो सारे सवाल पूछा जा चुका है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर सवाल बहुत देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि बीपीएससी की मतलब वेटेज, क्वेश्चन की वेटेज क्या है, ठीक है। 34 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, वह सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन लोगों का व्यवसाय पशुपालन था, बिल्कुल ये सही है। पशुपालन ही उसका मुख्य व्यवसाय था। दूसरा है कि ऋग्वेदिक लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। तो क्या यह कृषि का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कृषि के अच्छे ज्ञाता थे। तो ऑप्शन नंबर बी 2 सही बता रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, सॉरी 1 सही है, मतलब दूसरा गलत है। केवल 1 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऋग्वेद और उससे संबंधित जो है उसकी संख्याएं से संबंधित हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बता रहा है कि जनपद में कितने जो है उसकी संख्याएं थी। तो याद रखना है जनपद में 0 संख्याएं थी, मतलब नहीं थी, ठीक है। दूसरा बता रहा है इंद्र में लगभग 250, हाँ इंद्र में लगभग 250 थी, 250। अग्नि में कितने थे? तो याद रखना 200। उसके बाद जन में कितने थे? तो याद रखना जन में जो है वहाँ 275, ठीक है। और विष में कितना था? तो याद रखना 170, ठीक है। तो कितना राइट आंसर हो जाएगा? 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4। कहाँ है 5 1 2 3 4? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है 36 नंबर, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना है? बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल है यह, सबसे बहुत ही कंटाप सवाल भी है सवाल। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र नदी माना है?
तो याद रखना है पवित्र नदी जो है वह ऋग्वेद में सरस्वती को माना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी माँ या सर्वश्रेष्ठ नदी या पवित्र नदी के रूप में पहचाना गया है। यह मुख्य रूप से हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों में बहती है, लेकिन इसके ऋग्वेदी वर्णन से पता चलता है यह क्षेत्र जो है मतलब अफगानिस्तान क्षेत्र में भी इसका कुछ कुछ अंश मिला है। तो याद रखना ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना है? सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्म शास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? तो याद रखना पांचाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचाल जनपद जो है अपने राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने की अनुष्ठान पाई गई है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना यह जो पाई गई यजुर्वेद में पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस उत्तर वैदिक जनपदों को विचार कीजिए? उत्तर वैदिक जनपद पे हमें विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कि इनमें से उपरोक्त में से कहाँ पर 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहले कुरु में तो नहीं किया गया था, कुरु नहीं हो जाएगा, वत्स भी नहीं होगा, अवंती भी नहीं था, हाँ पंचाल एक था, पंचाल एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मगध भी नहीं, विदेह भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पांचाल और विदेह में ही 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं है? कौन से भौतिकवादी दर्शन नहीं है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा जो है भौतिकवादी दर्शन नहीं था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। कथन पे हमें विचार करना है कौन सा कथन गलत है यह हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों के आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का द्योतक था। बिल्कुल सही है। वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। गलत बता रहा है। बलि प्रथा के ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर थी। ये भी गलत बता रहा है। ठीक है। तीसरा है कि कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने पर संघर्ष छिड़ जाता था। बिल्कुल ये सही है, संघर्ष तो छिड़ता था। मतलब यहाँ सवाल कर रहा है कौन सा कथन गलत है, मतलब 2 और 3 गलत बता रहा है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। सवाल है कि जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ही कंटाप सवाल। जनपद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए व्रीहि किस अनाज का द्योतक है? व्रीहि जो है चावल अनाज के द्योतक है। चावल का ही द्योतक व्रीहि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 44 नंबर और कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। ठीक है, चलिए कथन और कारण हमें बता रहा है। पहला बता रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद गहरा नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है। इसका कारण था कि राजा राज्याभिषेक से जुड़ी सार्वजनिक अनुष्ठानों को शूद्र में हिस्सा लेते थे। बिल्कुल सही है, मतलब कथन और कारण बिल्कुल सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये 5 स्टार सवाल, जैन धर्म से संबंधित 5 स्टार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, विभिन्न सवाल। तो याद रखना वर्धमान महावीर को कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन से कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि जैन धर्म की देवता जो है वह देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। क्या यह मान्यता नहीं देता है? तो ये तो गलत बता रहा है। ठीक है, मान्यता तो मिलता है। ठीक है, मतलब मान्यता नहीं देता है।
जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता, अच्छा देवताओं को, ठीक ठीक ठीक, ये गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, देवताओं को मान्यता नहीं दे रहा है, सॉरी। हम दूसरा बता रहा है कि जैन धर्म के जिन जिना को सर्वोच्च, हाँ बिल्कुल ये सही है, जिन जिना को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया। तीसरा है कि जैन धर्म जो है वह वर्ण व्यवस्था पर निंदा करती है, इसका जिक्र नहीं है, ठीक है, मतलब केवल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल। हमें जो है सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बता रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा अपनाया गया था, तो क्या ये सही है? तो यह जो है पाली भाषा नहीं, प्राकृत भाषा अपनाया गया था, मतलब पहला ही ऑप्शन गलत हो जा रहा है, ये गलत बता रहा है, ठीक है, पाली नहीं प्राकृत भाषा का जो है सिद्धांत अपनाया गया था जैन धर्म के द्वारा, तो पहला गलत हो जा रहा है। दूसरा, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना जो है अर्धमगधी से किया गया था, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, अर्धमगधी के द्वारा किया गया था। तीसरा बता रहा है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन धर्मों के संकलन का काम पूरा किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही बता रहा नहीं, रुकिए रुकिए, 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन धर्म का, 6ठी शताब्दी नहीं, पाटलिपुत्र तो नहीं था, यह क्षेत्र जो है ना गुजरात का क्षेत्र था, गुजरात का एक क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था वल्लभी, सॉरी वल्लभी था, ठीक है, तो पाटलिपुत्र गलत हो जा रहा है, गुजरात क्षेत्र का वल्लभी था, मतलब तीसरा गलत हो जा रहा है। 6ठी शताब्दी में जो जैन ग्रंथ का संकलन किया, काम पूरा किया, वह वल्लभी क्षेत्र गुजरात में किया गया था, नॉट पाटलिपुत्र, मतलब ये कथन गलत बता रहा है। चौथा, जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास के लिए पर्याप्त योगदान दिया है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कन्नड़ भाषा के लिए पर्याप्त योगदान दिया है, मतलब कौन सा कथन गलत बता रहा है, हमको सही ढूंढना है, मतलब एक जो है 2 और 4 सही बता रहा है, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, तो ये सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाली है। प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा, अभी 100 सवाल बचे हुए हैं, और ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ सब्सक्राइब और हमारी फैमिली में आप जो है जुड़ जाइएगा। 48 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही शानदार सवाल। अच्छा, पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह हुआ था, कब हुआ था? तो बिल्कुल ये तो सही है, महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 567 ईस्वी ईसा पूर्व, याद रखना 567 ईसा पूर्व में जो है यह नेपाल के तराई क्षेत्र कपिल वस्तु नामक जगह से हुई थी गौतम बुद्ध की जन्म, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का तो सबको याद है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, गौतम बुद्ध का 567, तो बिग से इसे 27 वर्ष पहले बाद ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर सूत निपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूत निपात में सूत निपात जो है यह बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पर बताया गया है कथन और कारण। कथन बता रहा है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ दिया, बिल्कुल ये तो सही है। दूसरा बता रहा है कि भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः बौद्ध मूर्ति ही थी, क्या ये सही है? मतलब भारत में पूजा की जाने वाले सबसे प्रारंभिक मानव जो मूर्तियां थी, क्या ये गौतम बुद्ध ही थी? तो बिल्कुल गौतम बुद्ध ही था, सबसे पहले भारत में पूजा की जाने वाली मूर्ति गौतम बुद्ध ही था। लेकिन यहाँ बता रहा है कि इसका जो बौद्ध धर्म से प्राचीन काल से अपना प्रभाव छोड़ा है, ये इसका कारण नहीं सही बता रहा, सही नहीं बता रहा, मतलब परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन कथन का सही कारण नहीं बता रहा है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल। 50 सवाल कर लिए हैं और 100 सवाल बचा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प पे उचित शब्द के आधार पर हमें जांचना है। बता रहा है कि यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिमी की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे किस रूप में जाना जाता है। यह किस रूप में जाना जाता है? तो यार ना गांधार कला के रूप में जाना जाता है। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर गांधार कला को जो है उत्तर पश्चिमी सीमाओं में एक नया कला का सृजन किया था। गांधार कला उसे नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल। सवाल है कि जैन मठों को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही बेसिक नॉलेज। जैन मठों को बसादिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन मठों को बसादिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 53 नंबर सवाल। किस राजवंश पर हमें जिक्र करना है? उपरोक्त राजवंश के मगध पर शासन करने के क्रम में कौन सा विकल्प उचित रूप से व्यवस्थित बताता है? जो है वह कौन सा उचित रूप बता रहा है? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ढूंढना है। सबसे पहले कौन आया था? तो हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नंद वंश, उसके बाद आ गया मौर्य वंश। घनानंद को मार के ही मौर्य वंश आया था। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद हो गया मौर्य वंश। अच्छा, सबके बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। हर्यक वंश कब आया था? हर्यक वंश की जो पीरियड था वह टाइम पीरियड 544 से 412, जहन में खाली याद रखना है। 544 से 412 जो है हर्यक वंश का पीरियड था, टाइम पीरियड। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व, शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश जो है वह 344 से 322 तक था और मौर्य वंश 322 से 185 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल। कथन और कथन कारण पे जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि कथन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? लोहे के बढ़ता अनुप्रयोग उपयुक्त परिस्थिति पर सर्वाधिक उत्तरदायित्व का कारण था। बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल महाजनपद और उसकी राजधानी। यहाँ से सवाल बहुत ही ज़्यादा बनने की चांसेस रहती है। ठीक है, जो 16 महाजनपद था उस 16 महाजनपदों के याद रखना है। हल्के फुल्के हम लोग को राजधानी भी याद रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा कि वत्स जो है वह इसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना वत्स की राजधानी इलाहाबाद थी। दूसरा है कोसल किसकी राजधानी थी? तो याद रखना कोसल की राजधानी श्रावस्ती था। उसके बाद मल्ल की राजधानी कुशीनारा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा। अवंती की राजधानी महिसामती। ठीक है, तो याद रखना है वत्स का हो गया इलाहाबाद 2, कोसल का राजधानी श्रावस्ती 4, मल्ल की राजधानी कुशीनारा 1, अवंती की राजधानी महिसामती मतलब 3। ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल। सवाल है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणार्थ पाणिनि ने कितने जनपदों में होने का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर याद रखना है 40। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति को उठाकर ले आया था? तो याद रखना यह जो है महापद्मनंद था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल। सवाल है कि ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? तो याद रखना 516 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल। कथन, कौन सा कथन जो है सही बता रहा है ये हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा गया। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाए, नहीं ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ये गलत बता रहा। तीसरा, मौर्य शिल्पकला पर ईरानी के रूप में
मौर्य शिल्पकला पर ईरान की प्रभाव दिखा, बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत में पद्म चिन्हित सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुआ, क्या यह ईरानी से ही विकसित हुआ है? नहीं, मतलब 1 और 3 सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी का सामना किया। पोरस का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? तो याद रखना चिनाब और झेलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासन जो है, सिकंदर कब आक्रमण किए थे? लगभग 326 ईसा पूर्व में। तो मगध में कौन था? याद रखना है 344 से 322 के दौरान नंद वंश था ना, तो नंद वंश ही इस दौरान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर सवाल। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ की गई? द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया जो है कब और कहां से शुरुआत की गई? तो यार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य गंगा घाटी से शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल। बुद्ध काल में वर्षकार और दीर्घचारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजन पद से था? तो याद रखना मगध और कौशल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल हमें बताना है कि 300 ईसा पूर्व के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। निम्नलिखित कारणों में जनसंख्या से हमें घटते हुए क्रम में बताना है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ था? तो याद रखना पाटलिपुत्र में था सबसे ज़्यादा। उसके बाद कहाँ था? याद रखना ऑप्शन के हिसाब से मथुरा में सबसे ज़्यादा, पाटलिपुत्र के बाद मथुरा में था। उसके बाद वेशनगर यानी विदिशा में था। उसके बाद हो गया आपका कौशाम्बी में उसके बाद था। उसके बाद उज्जैन में यहाँ सबसे कम थी। मतलब 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4 देखते हैं 2 3 1 5 4 कहाँ है? 2 3 1 5 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल है कि प्राकृतिक ग्रंथों में किस नगर को बनियागामा अर्थात व्यापारियों का बस्ती कहा जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है। बनियागामा या व्यापारियों का बस्ती किसे कहा जाता है? तो याद रखना चंपा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के किस नाम का प्रयोग किया है? तो याद रखना है किस नाम का? तो याद रखना पॉलीब्रोथा या पॉलीबोथरा को प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोश कथन, हमें मतलब खाली स्थान को भरना है। बता रहा कि अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या कितना और जो इस तरह के वर्गीकृत किया गया है, मतलब जिसकी संख्या कितना थी? तो सबसे पहले जो उसके अभिलेखों का आधार है जो पुनर्निर्मित किया गया था उसकी संख्या 39 थी, जो 5 तरह के वर्गीकृत किया गया था। 39 था लेकिन 5 तरह में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल हमें ढूंढना है 68 नंबर। सबसे पहले बता रहा है उपरोक्त में से किन भाषाओं के अशोक के अभिलेख के रूप में पाया गया है? अशोक के अभिलेख के रूप में कौन सा भाषा पाया गया है? सबसे पहले बता रहा है निम्नलिखित भाषाओं पे हमें विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कौन सी भाषा जो है अशोक के अभिलेख में पाया गया है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा तो अशोक के अभिलेख में नहीं पाया गया था। उसके बाद जो आपको बता रहा पाली भाषा भी नहीं था, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, प्राकृत भाषा पाया गया था, बिल्कुल 3 सही है। यूनानी भाषा, हाँ यूनानी भाषा भी पाया गया था और अरमाइक भी पाया गया था। तो बिल्कुल मतलब 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा, अरमाइक भाषा, तीनों भाषाओं के संबंधित हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, संस्कृत और पाली से संबंधित नहीं है, ये सब जहन में याद रखना है। अगला सवाल 69 नंबर सवाल। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो है 13वें शिलालेख में मुख्य रूप से स्पष्ट बताया गया है। यह जो है कलिंग शिलालेख, जो कलिंग का युद्ध जो है वह अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद जो लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्षों के बाद
लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण, ध्यान से समझना है, मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के लिए जो उच्चतम अधिकारी था उसे सन्निधात्रा कहा जाता था। बिल्कुल गलत है, सन्निधात्रा नहीं कहा जाता था, उसे जो है समाहर्ता कहा जाता था। जो कर की व्यवस्था को मतलब कलेक्ट करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, समायोजित कर लेता था कर को, इसीलिए समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में, मतलब एक गलत बता रहा है। दूसरा, मौर्य प्रशासन में राजकोष और भंडार के मुख्य संरक्षण को समाहर्ता कहा जाता, ये तो उल्टा कर दिया। इसे जो है इसे समाहर्ता नहीं, इसे सन्निधात्रा कहा जाता था, मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहन में एकदम बैठा लेना है, ध्यान से सुनिएगा। मौर्य प्रशासन में जो कर निर्धारण और संग्रहण करता था, कर को कलेक्ट करता था, उसे समाहर्ता कहा जाता था। और जो राजकोष और भंडार के मुख्य संरक्षक थे, मतलब उसकी देखभाल करता था, उसे जो है समाहर्ता नहीं सन्निधात्रा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ दोनों गलत हो जा रहा है, दोनों उल्टा बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो, दोनों सही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहदत्त था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृहदत्त जो है वह लगभग 185 ईसा पूर्व तक वह अंतिम राजा था। यह जो है मौर्य साम्राज्य की वृहदत्त, ठीक है, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ये सब याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वृहदत्त की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। उनके आक्रमण करने की सत्ता स्थापित जो है वह सही क्रम क्या है? तो याद रखना, यह जो सही क्रम बता रहा है वह सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले यूनानी, हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। सवाल है कि गोंडोफरेनेस जिनके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था, किस वंश के शासक थे? तो पार्थियन वंश के संस्थापक थे, शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। फिर हमें कथन और कारण पे जिक्र करना है। 74 नंबर सवाल है कि द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या इसका कारण बता रहा है कि मध्य एशियाई विजेताओं, छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को अपना शासन थोप दिया जा रहा था। बिल्कुल कारण भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना, भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल। शक संवत की शुरुआत कब और किनके द्वारा किया गया था? तो यह रखना, शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा किया गया था, शक संवत की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? तो याद रखना, यह तीसरी शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल। भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोस्कोप का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो याद रखना, यह जो है यूनानियों की देन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल। वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में गोदावरी तट पर स्थित पैठण व प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने इसे राजधानी के रूप में शामिल किया था? तो याद रखना, यह जो वशिष्ठिपुत्र पुलुमयी के द्वारा किया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल। सातवाहन शासकों की राजभाषा कैसी थी? तो याद रखना, प्राकृत भाषा थी राजभाषा सातवाहनों की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर आ दिया है 81 नंबर सवाल। सवाल है कि
सातवाहन शासक प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का कामकाज गोलमिका को सौंपा जाता था। गोलमिका सेना का टुकड़ी का प्रधान होता था। यह सैन्य टुकड़ी में क्या शामिल था? तो याद रखना यह जो शामिल था वह क्या शामिल था? तो याद रखना 9 रथ शामिल था, 9 हाथी, 50 घोड़े और 45 पैदल सैनिक शामिल था। देख रहे हैं डीपली सवाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है, सो कौन सा कथन सही है वही बताना है। सबसे पहले बता रहा है कि सातवाहन शासक ब्राह्मण थे, बिल्कुल ब्राह्मण तो थे, और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक था, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब सी 1 और 2 दोनों सही बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर कथन और कारण पर हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि दक्षिण के महापाषाणीय संस्कृति के लोग उन्नत कृषि करते थे, बिल्कुल ये गलत है। दक्षिण के लोग जो है वह उन्नत कृषि नहीं कर पाते थे महापाषाण संस्कृति में, ठीक है। अगला है महापाषाण लोगों के कब्रों में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल जैसी बहुतायत में पाए गए थे, बिल्कुल ये सही है। मतलब महापाषाण कालीन में कब्रों में लोहे के तीर पाया जाता था, भाला पाया जाता, खुरचन, हंसिया, मतलब लोहे के हथियार पाए जाते थे महापाषाण कालीन में, ठीक है। मतलब आर सही बता रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ए गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। आर गई सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? यानी तमिस्कम मतलब होता है उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल। प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो याद रखना प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र जो है वह कहाँ स्थित था? तो उरेयूर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल, ठीक है। मिलान करना है सबसे सूची 1 को और सूची 2 से। सूची 1 जो है तमिल ग्रंथ है और सूची 2 जो है विषय वस्तु है। सबसे पहले से शिलापादिकारम जो है यह एक प्रेम कहानी से संबंधित है। मन्नी केमले जो है धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। तिरुकुरल जो है वह दार्शनिक ग्रंथ है। तोलाकीपियम तमिल कहानी, तमिल व्याकरण है। मतलब हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2 देखते हैं 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो याद रखना पांड्य। ये बहुत ही शानदार सवाल है, वीवीआई सवाल है। मोतियों के लिए प्रसिद्ध जगह पांड्य नामक स्थान जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है मौर्य काल के दौरान थी। अगला सवाल सूची 1 जो गुप्तकालीन उपाधियां हैं और सूची 2 उसके वर्ण से संबंधित है, मिलान करना है। मिलान हमें सबसे पहले बता रहा है कि वर्मन किससे संबंधित है? तो क्षत्रिय से संबंधित है। सरमन किससे संबंधित है? तो यार सरमन ब्राह्मण से संबंधित। गुप्त किससे संबंधित है? वैश्य से संबंधित। दास किससे संबंधित? शूद्र से। मतलब BACD कहाँ है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल। गुप्त काल के दौरान अत्विका या आटविका राज्य से क्या संबंध है? तो याद रखना आटविका जो है विंध्यन क्षेत्र के स्थित वनों के साम्राज्य को आटविका क्षेत्र कहा जाता था, वो भी गुप्त काल में विंध्यन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत के किस काल में आया था? भारत के किस क्षेत्र, भारत जो आया था दौरे में तो किस क्षेत्र किस समय आया था? तो यार 399 से 414 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 93 नंबर। अच्छा, फाहियान जो है किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था फाहियान। अगला सवाल 93 नंबर सवाल है कि हमें कथन और मतलब सत्य और असत्य को ढूंढना है, यही सवाल कर रहा है।
कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य को बताना है। सबसे पहले बता रहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत किया है, बिल्कुल गलत है। विक्रम संवत की जो है शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं, विक्रमादित्य ने किया था, मतलब एक गई गलत बता रहा है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों का आश्रय था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके दरबार में कालिदास और अमर सिंह यहाँ के विद्वान रहते थे, तो बिल्कुल 2 सही है। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्या ये सही है? तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल ये सही है। चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, नहीं, मतलब चौथा गलत हो जा रहा है। तो 2 और 3 सही यहाँ बता रहा है ना, हाँ ठीक, 2 और 3 सही बता रहा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 94 नंबर सवाल, कथन और कारण पे जिक्र करना है। 94 बता रहा है कि मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने परमेश्वर महाधिराज और परम भट्टारक जैसी आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा, गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था, नहीं, मतलब ए सही है, आर गलत बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल, गुप्त काल में विशेष मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना और अधिकारियों की कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान की जानी पड़ती थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? ऐसी निःशुल्क सेवाओं को विस्ती कहा जाता था, एकदम ध्यान में याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था? तो याद रखना, भुक्ति का प्रभारी अधिकारी उपरीक कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल बता रहा है कि गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित था? तो याद रखना, गरुड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों के शाही मुहर पर गरुड़ का चित्र था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल बता रहे हैं ये सारे सवाल जो है ना एकदम टॉप लेवल का सवाल है, बीपीएससी का टॉप लेवल सवाल, 69 बीपीएससी तक जितने भी सवाल पूछा गया है वो सारे सवाल आपको 15 सेट टोटल हम लेके आ रहे हैं। आज मेरा चौथा लेक्चर है, इसके बाद जो है टोटल हम समाप्त तो करेंगे ही, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, अगर आप जो है एक सीरियसली मोड पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए 98 नंबर सवाल है कि गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए जिन्हें उनके अभिलेख में क्या कहा जाता था? अभिलेख में उसे दीनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, सन 448 ईस्वी के एक अभिलेख में पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में आ गया था। यह अभिलेख कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है कि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ कौन सा था? तो याद रखना है, अभिज्ञान शुक्तलम जो है यह यूरोपीय भाषाओं को अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सवाल खत्म हो गए हैं और 50 सवाल बचे हुए हैं, समय में बहुत कम ही समय में अब समाप्त कर देंगे। 101 नंबर सवाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंडसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो याद रखना 15 वर्षों तक भारत में रहा था हर्षवर्धन, याद रखना है 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक हर्षवर्धन किसके काल में आया था? हैंडसांग आया था किसके काल में? तो याद रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 102 नंबर सवाल, कथन हमें सही बताना है, कौन सा कथन सही बता रहा है? तो सबसे पहले बता रहा है कि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के अनुयायी था, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा बता रहा है कि पहला वाला गलत बता रहा है, हैंडसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षक बन गया,
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। गलत है, सही है, सही है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चौथा, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म जो 18 संप्रदायों में विभाजित थी। बिल्कुल सही है, मतलब केवल 2, 3, 4 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। सवाल है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो वान भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। ये तो बेसिक सवाल है। अगला सवाल, चौथा नंबर, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ मंदिर थे? तो याद रखना 5 थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में ऊर, सभा और नगरम क्या तात्पर्य था? तो याद रखना ऊर, सभा और नगरम जो है एक गांव का टाइप्स था, गांव के प्रकार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वह सिम्हा वर्मन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर सवाल है कि चालुक्य शासन क्षेत्रों में गांवों का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो यह रखना है उसे महाजन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर, कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन को खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। बिल्कुल सही है। कहाँ चल गया जी? मतलब ये सही बता रहा। दूसरा है कि आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत शोध पर प्रगति किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब समाप्त करेंगे बहुत ही स्पीड फास्ट में। सवाल है फिर कथन और कारण बता दिया गया है, तो कथन और कारण हमें ढूंढना है। कथन बता रहा है कि ईसवी सन की शुरुआत तक भारत की दर्शन 6 शाखाओं में विकसित थी। सही है। इसका कारण है कि उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित था। कारण भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना किया था? तो याद रखना वैशेषिक ने किया था। ये याद रखना है, बहुत ही शानदार सवाल है भैया सवाल। भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादित किया था वैशेषिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। सवाल की वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? तो याद रखना ब्रह्मसूत्र जो है वह किसकी रचना है? बादरायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। फिर हमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि पूर्वी उत्तर में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। यह कौन से समय थे? तो यह 700 ईसा पूर्व था। कौशल और विदेह में वैदेशिक लोगों का विस्तार था। यह जो है वह 500 ईसा पूर्व से संबंधित है। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लोह का उपकरण का प्रमाण मिला है 800 ईसा पूर्व में। और याद रखना पांचाल और विदेह के उपनिषदों का संकलन प्राप्त हुआ है वह 600 ईसा पूर्व में। मतलब CADC कहाँ है? CADB है ना, CADB ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो याद रखना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है शून्य की खोज हुई थी, मतलब 1 का 3 हो जाएगा। 3री शताब्दी में क्या हुआ था? तो याद रखना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ था। 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो याद रखना शून्य सूत्र माप और ज्यामितीय की ज्ञान हो चुकी थी 5वीं शताब्दी में। 6ठी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो याद रखना चार्वाक और लोकायुक्त का दर्शन हुआ था। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है यह। यहाँ से हमें 4 सवाल मिल रहे हैं। 2री शताब्दी में शून्य की खोज, 3री शताब्दी में खगोल विज्ञान की जानकारी, औषधि की जानकारी। ठीक है, 5वीं शताब्दी में शल्व सूत्र माप ज्यामितीय गणितीय ये सारी जानकारी, और 6ठी शताब्दी में चार्वाक या लोकायुक्त का दर्शन प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल
14 नंबर सवाल, पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना अष्टाध्यायी। ये बहुत बड़ा जो है यह एक व्याकरण है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकारों को औजारों का उल्लेख किया है? तो यार ने 121 प्रकार के औजारों का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, भारत में व्यवहारिक ज्यामितीय की प्रेरणा किसे माना जाता है? तो याद रखना अपस्तंभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल, रिक्त स्थान को भरना है। वराह मिहिर की प्रसिद्ध कृति वृह संहिता किसमें लिखी गई है? तो वृह संहिता जो है किस दौरान लिखा गया था, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है वृह संहिता, जो कि वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल है कि पाली ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता था? तो याद रखना टीकाओं को अठ कथा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पे हमें भारतीय भाषाओं के विकास के आधार पे कालानुक्रम पे विकास के आधार पे हमको जांच करना है, मतलब बताना है। तो विकास सबसे पहले तो तमिल की हुई थी, ये तो फिक्स है। उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन तमिल, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, हमें कथन पे सही कथन बताना है। सही बता रहा है कौन सा? सबसे पहले प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारक भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से उस क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है। नहीं, ये गलत बता रहा, मतलब एक सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया। अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखेंगे। ठीक है, चाहे बिहार करंट अफेयर हो या नेशनल करंट अफेयर हो, जो कि बीपीएससी से बिहार से संबंधित हो, या इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद सोरा क्या है? पद सोरा क्या है? तो याद रखना है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर सवाल, 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना यह जो सम्मानित किया गया रामाभद्राचार्य और गुलजार को, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि कॉप 28 के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कॉप 28, ठीक है, चलिए, कॉप 28 से कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, UNFCCC के अंतर्गत यह आयोजित किए जाने वाला एक सम्मेलन है। यह सम्मेलन जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए यह शुरुआत किया गया था। तो हाँ, सवाल में आते हैं। कॉप 28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों ने भाग लिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हाल ही में दुबई में हुआ है। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2025 तक 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें सही को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि भारत और फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। बिल्कुल ये सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल गलत है, 2050 नहीं, ये 2030 है। 2030 तक 1000 गीगावाट लक्ष्य जो है सौर गठबंधन यानी सोलर एनर्जी से लक्ष्य रखा गया है। सोलर एनर्जी से शुरुआत किया गया। अगला, इसका मुख्यालय नोएडा में है? नहीं, नोएडा में तो नहीं है, गुरुग्राम में है। ठीक है, इसकी जो मुख्यालय है वह नोएडा में नहीं, गुरुग्राम में है। और इसके जो अभी महानिदेशक है अजय सूद नहीं, इसके महानिदेशक अजय माथुर है, सूद नहीं, अजय माथुर है। ठीक है, तो मतलब 3 भी गलत हो जाएगा। नोएडा नहीं है, गुरुग्राम है, हरियाणा। अगला है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। क्या ये सही है?
बिल्कुल ये सही बता रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। 25 में हमें कौन सा कथन सही है ये हमें ढूंढना है। यह ओडिसियस अंतरिक्ष यान के बारे में जिक्र करना है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान यह चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा एक महत्वाकांक्षी मिशन है, सही है। यह मिशन जो है आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और मेजबान देश है। सबसे पहले बता रहा है कि सांग्रीला डायलॉग कहाँ हुआ है, तो याद रखना सांग्रीला डायलॉग जो है वह सिंगापुर में हुआ है। सांग सिंग यहाँ से मैच रख सकते हैं। म्यूनिख कहाँ हुआ है, म्यूनिख तो जर्मनी में है। रायसीना डायलॉग कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, भारत। ठीक है, मतलब 2 3 1 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट। सांग्रीला कहाँ है, तो यार सिंगापुर में। म्यूनिख कहाँ है, जर्मनी में। रायसीना दिल्ली, भारत में। अगला सवाल हमें मिलाना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है नहीं है ये हमें ढूंढना है। कौन सा कथन मतलब गलत बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में हमको जिक्र करना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में जो है यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। जहन में एकदम याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सूचकांक में शीर्ष देश यूएसए ही है, मतलब टॉप में अमेरिका है, दूसरे में इंग्लैंड है, तीसरा में फ्रांस है, बिल्कुल सही है। चौथा, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 नहीं 42 है, तो मतलब तीसरा गलत बता रहा है। देख रहे कितना एकदम क्लोज सवाल पूछा गया है। 42 भारत की रैंक है, नॉट 41, तो तीसरा गलत बता रहा है। मतलब 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। यहाँ क्या पूछ, अच्छा कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है ना, मतलब तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल है कि लोकपाल के संबंध में हमें विचार करना है, कौन सा कथन सही बता रहा है। 28 का हमें ढूंढना है। लोकपाल जो है यह लोकायुक्त अधिनियम 2013 के साथ शुरुआत किया गया था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 2013 के अधिनियम से ही यह शुरुआत हुई है। दूसरा, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, 7 नहीं होते हैं, यहाँ 8 सदस्य होते हैं, सब याद रखना है। ठीक है, 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष तो होता लेकिन 8 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, मतलब 4 गो जो है वह न्यायिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, उसी को चुना जाएगा। बिल्कुल ये गलत बता रहा है, 7 बता दिया, 8 होती है, 7 बता दिया, मतलब ये गलत। तीसरा, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 साल नहीं 70 साल होती है। ठीक है, 70 साल आयु तक होती है, मतलब ये भी गलत है। 5 साल तो ठीक है, लेकिन 70 साल यहाँ रिटायरमेंट का है। चौथा, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानविक राव खान विकलम को लोकपाल का पहला अध्यक्ष चुना गया था। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, मतलब 1 और 2 1 और 4 सही है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी रेल टनल की शुभारंभ किया, रेलवे टनल की। इस टनल के संबंध में क्या कथन सही है, क्या सभी सही है या सभी 1 2 3 क्या सही है। सबसे पहले बताना है, यह टनल जो है 20 फरवरी 2024 को देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल की शुरुआत किया गया। यह टनल जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग खारी सुरंग सेक्शन के बीच यह पड़ती है, ये भी सही है। तीसरा, सुरंग सर्वेक्षण का काम 1996 के आसपास शुरुआत हुआ था, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। 1996 के साथ शुरुआत हुआ था और टेंडर जो है ना दिसंबर में दिया गया था, मतलब तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान की स्वीकृति की गई है, तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक
15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की गई है। तो यार अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के शुभ अवसर पर 15 दिवसीय कार्यक्रम जो है अभियान नामक संवेदना लोक संवेदना अभियान नामक जो है 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल है कि सवाल बता रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य को ढूंढना है। सुक्रे आयोग का संबंध राज्य के मध्य वित्तीय हस्तांतरण से है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के नेतृत्व है, बिल्कुल सही है, मतलब केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट कितना प्रतिशत व्यय किया गया था? तो याद रखना यह जो कुल बजट 14% व्यय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव को सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो याद रखना यह जो है कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल है कि विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा था? तो याद रखना है अंतिम गैर यूरोपीय देश कोसोवो था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल, कौन सा कथन असत्य है ये हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। सुचेता कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरुआत यह किया गया है, क्या ये सही है? सुचेता, तो बिल्कुल ये गलत है, कर्नाटक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 37 नंबर सवाल हमें कौन सा कथन असत्य है ये हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, नौसैनिक अभियान दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा, दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला सवाल 38 नंबर सवाल, कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है इंडियन स्कीमर एक प्रकार की मछली की प्रजाति है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इंडियन स्कीमर जो है यह एक मछली की प्रजाति नहीं, यह एक पक्षी की प्रजाति है, मतलब मछली नहीं है, यह पक्षी है, बर्ड है। तो ऑप्शन ए गलत बता रहा है। दूसरा, युविका कार्यक्रम जो है मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल में जो है बढ़ाने, महत्व को समझाने के उद्देश्य रखा गया? नहीं। युविका कार्यक्रम जो है आपको बता दूं, यह अंतरिक्ष में युवाओं को जो है अंतरिक्ष के प्रति जागरूक और उसके प्रति जानकारी जिज्ञासा लेने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, युविका कार्यक्रम। ठीक है, ये सब याद रखना है। मतलब युविका कार्यक्रम यहाँ तो गलत बता रहा है, ये भी गलत बता रहा है। इंडियन स्कीमर एक पक्षी की प्रजाति है। युविका कार्यक्रम अंतरिक्ष में छात्रों के जो है अंतरिक्ष के प्रति मतलब जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया, मतलब यहाँ दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल, कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक शुरुआत किया है, क्या ये सही है? ये जो है यह गृह मंत्रालय के साथ मिलकर नहीं किया है, मतलब एक गलत बता रहा है। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये तो सही है, अभियान तो चला है, लेकिन गृह मंत्रालय के साथ मिलकर नहीं किया है, ये सही है, मतलब ये गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है।
मतलब असत्य ढूंढ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल और 10 सवाल बचा हुआ है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर को बेसर शैली में बनाया गया था, क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन के आधुनिकीकरण से नहीं है, ठीक है, मतलब केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। सवाल है कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य को ढूंढना है। अच्छा, 14 नंबर वाला गलत बता दिया, क्या लगता है? कोयला रसद योजना तो परिवहन आधुनिकीकरण से ही संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल यही सही है। ओम प्रकार का मंदिर बेसर नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 41 नंबर सवाल। सवाल है कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले संबंध के बारे में हमें सत्य बताना है। सबसे पहले बता रहा है कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, बिल्कुल सही है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, नहीं, केवल एक संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य को ढूंढना है। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया, क्या यह सही है? तो याद रखना है बेल्जियम पहला देश बना है, ना कि स्वीडन, मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा, खबरों में रहा वेड का पूर्ण रूप जो है वुमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी है। ठीक है, तो खबरों में रहा वाइड पूर्ण रूप, ये भी गलत बता रहा है, मतलब कौन सा कथन यहाँ असत्य है? तो 1 और 2 दोनों असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक GEF बनाने वाले विकासशील देश की पहली महिला गीता बत्रा बन गई है, क्या ये सही है? तो यह देखा जाए तो बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक GEF, ठीक है, बनने वाले विकासशील देशों की पहली महिला गीता बत्रा बन चुकी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, होमोसेप एटम जो कि सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, जो कि IIT कानपुर के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, बिल्कुल गलत है, IIT कानपुर नहीं मद्रास हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये गलत है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। कौन सा कथन असत्य है? असत्य को मतलब गलत को हमको ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि रोहतास और जमुई में केंद्र सरकार ने निकेल क्रोमियम खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी कर दिया, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार के 7 जिलों में अर्बन हाट खोला गया, बिल्कुल ये भी गलत है, मतलब दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है रोहतास और औरंगाबाद के में जो है, यह रोहतास नहीं और जमुई नहीं, औरंगाबाद है। रोहतास और औरंगाबाद के जिलों में जो है निकल और क्रोमियम के लिए खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 45 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल किया गया है, कौन सा कथन सत्य है? गलत बता रहा है, केवल मानव युक्त नहीं है, दोनों है, ठीक है। गगनयान में सभी मिशनों के लिए इसरो और LVM-3 रॉकेट का लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, केवल 2 सही है। अगला सवाल है 46 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक बेंगलुरु कर्नाटक में निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने की घोषणा किया गया है, क्या ये सच है? तो यह उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मतलब कथन एक ही सही है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है कि सप्ताह में एक दिन बिना बैग के ही आना है स्कूल, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, केवल एक सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल है कि निम्न कथन कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि
सबसे पहले बता रहा है कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। क्या ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है? तो बिल्कुल गलत बता रहा है। यह जो है तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा, तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। क्या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है? नहीं, श्रीशैलम टाइगर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ही होगा, मतलब ये सही बता रहा हूं। अच्छा रुकिए, होल्ड होल्ड होल्ड। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। क्या ये सही है? ये सही है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ही है। दूसरा बता रहा है कि तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों भी सही है, मतलब दोनों सही है, दोनों सही बता रहा है, मतलब दोनों गलत। यहाँ कौन सा कथन असत्य है? ना तो एक ना ही दो, दोनों सही है। अगला सवाल 48 नंबर सवाल और 2 सवाल बचा हुआ है। निम्न कथन को हमें सत्य के आधार पर बताना है। सबसे पहले बता रहा है सीरिया के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या ये सही है? ये जो है गलत बता रहा है। ठीक है। अगला है डेनमार्क समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। ये भी जो है आपका गलत ही बता रहा है। ठीक है। डेनमार्क ने लेबनान बनाया। अच्छा सॉरी, लेबनान, अब याद, लेबनान यह जो है नहीं, लेबनान की न्यायाधीश था नवाब सलीम। ठीक है, तो ये दोनों गलत बता रहा है, तो दोनों गलत बता रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है 28 फरवरी किससे मिलेगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, चापचार कूट, या तो जम्मू कश्मीर, गारवा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली। चापचार कूट जम्मू कश्मीर में नहीं, गलत है। गारवा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली, चापचार कूट तो मिजोरम में होता है, सॉरी मिजोरम में होता है, यह गलत है। उसके बाद गारवा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है यह कहाँ किया गया था? याद रखना, गारवा अंतर्राष्ट्रीय तो चंडीगढ़ में किया गया था, जम्मू कश्मीर नहीं, मतलब दोनों गलत है, पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल। निम्नलिखित कथनों पे हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम्स 2023 का समापन हुआ। क्या ये सही है? सही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पद के लिए समग्र रूप से शीर्ष स्थान रहा, ये भी सही है, दूसरे दोनों भी सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 150 सवाल हम लोग समाप्त कर लिए हैं। बीपीएससी का चौथा सेट प्रैक्टिस के रूप में हम लोग समाप्त कर लिए हैं, जो कि जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर सवाल वो, और 30 करंट अफेयर से संबंधित सवाल भी देख लिए हैं। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से हम लोग जाने। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा, यह हमारी बहुत ज़ोरदार विनती रहेगी। और ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन, नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली में आपका जोरदार जुड़ाव हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम में विजिट कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ सारे पीडीएफ को आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू अगेन।